जी सद्दाम, आप बताएं। जी सर, इसमें एक दोस्त हैं, वो उन्होंने मुझसे कल राब्ता किया, उन्होंने लेक्चर देखा तो उन्होंने मुझे ये सवाल भेजा कहाँ कि से हैं? वो हैं बेसिकली लाहौर से ही, मगर अब वो मतलब कि थोड़ा से आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो अभी ठीक है, नहीं आ सकते इधर ठीक हो, लेक्चर ठीक हो। मतलब कि लाइव बैठ के अटेंड कर सकते। तो उन्होंने मुझे सवाल ये भेजा कि सर से आप मेरे नाम रिजवान है उनका, उन्होंने कहा कि ये सर से सवाल करना कि जो अदालत कहती है कि डीपर एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस हम एक बिल स्टेज नहीं करते हैं, इसका क्या मकसद है। और दूसरा उन्होंने यही सवाल पूछा कि जो फर्दर इंक्वायरी होती है ये किस तरह हम डालते हैं। ठीक हो। देखिए अदालतें ये कहती हैं कि बेल जो है ना वो 90% तो होती हैं केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी की वजह से। सब सेक्शन 2 है 497 का, और बहुत वसी बेनिफिट ऑफ डाउट भी उसी में चला जाता है। अब डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस वो कहते हैं कि जो चीज़ अदालत में ट्रायल होगा और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वो चीज़ें जो खुल के आएंगी वो डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में आ जाती हैं। वो बहुत गहराई की बातें हैं। तो बेल स्टेज में इतनी गहराई में अगर हम को डिस्कस करेंगे तो वो किसी का केस प्रेजुडिस कर देंगे। जैसे अब मैं आप उसको ये बताता हूँ कि एक बंदे को फायर लगा है बाजू पे और यहां से निकल के फिर लग गया सीने में, सीने से लग के वो फिर खोपड़ी से निकल गया बाहर, तो वो इसको अब केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी अगर कोई बनाना चाहे तो वो डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। अदालत कहती है कि अगर हमने आज इसको होल्ड कर दिया कि फायर तो लगा है बाजू पे, बाजू से लग के सीने में लगा, पता नहीं अंदर किस हड्डी से लग के वो फायर रिफ्लेक्ट हुआ और वो ऊपर भेजे में चला गया, पता नहीं किस वजह से हुआ। क्यों कि अब ये जो भेजे में फायर गया है इसकी अलग से तो कोई एंट्री वोन नहीं है। एंट्री वोन तो यही है, सीने पे है, और उससे पहले बाजू में है। बाजू से लगा, सीने में दाखिल हुआ, आगे किसी हड्डी से लगा, रिफ्लेक्ट हुआ फायर, मुड़ा, और वो कहीं भी जा सकता है। वो मुड़ के रिफ्लेक्ट होकर नीचे भी जा सकता है, एब्डोमेन में भी जा सकता है, कहीं और से भी निकल सकता है कि इधर से जाके यहां सीध में यहां से निकलने की बजाय वो नीचे हिप से भी निकल सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम इसको केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बना दें तो ये डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हो जाएगी। ये आइदर वे किसी फ्रीक के केस को डैमेज करेगी, फ्रीक के केस को डैमेज। वो इस किस्म के जो पॉइंट्स हैं जिनके लिए बड़ा केस के अंदर जाके डीपली जाके गौर खोज करना पड़ता है, वो कहते हैं कि वो बिल स्टेज पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जो उसका ऑब्जेक्ट है बेल का वो है केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। डाउट है, किसी किस्म का शक है, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, रात का वकूआ है, अब लगा उसको डंडा है और फायर आर्म एट्रीब्यूट कर दिया। वो कहते हैं कि जितने भी डाउट्स, बेनिफिट ऑफ एवरी डाउट मस्ट गो टू द एक्यूज। तो अपने केस ऑफ डाउट क्रिएट करना है, बेनिफिट ऑफ डाउट लेना है, तो ये सारी बातें केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी में चले जाएंगी कि मजीद इसके लिए देखना पड़ेगा, और अगर मजीद देखना पड़ेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई डाउट है। तो डीपर एप्रिसिएशन एविडेंस जो है वो बिल स्टेज पे अदालत ने कहा कि नहीं। अब किस हद तक डीपर जा सकते हैं वो अदालत की स्वाबदीद है। अदालत समझती है कि एक छोटी छोटी अगर कोई बात है तो उस पर तो गौर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा गहराई में बेल स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक की है। जी अली तनवीर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है और वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, अब वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है और उसके पास क्या रेमेडी है, इस तरह तो उसको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर देगी पुलिस, और इसका अप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सा है और इसको कौन सा लॉ डील करता है। ठीक हो। देखिए अब इसकी भी कई मुख्तलिफ शक्लें हैं। क्या जब FIR दर्ज हुई वो उस वक्त पाकिस्तान में था, उसको FIR का पता था, ठीक, नंबर 1। नंबर 2,
दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो पाकिस्तान में था, उसको FIR का पता था, उसने जमानत करवाई, जमानत अबूरी करवाई, वो खारिज हो गई तो वो बाहर चला गया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। तीसरी प्रपोजिशन ये कि वो पाकिस्तान में ही नहीं था, वो मुल्क से बाहर गया और अगले दिन उसके खिलाफ या उसके खिलाफ पहले से, जाने से पहले से उसके खिलाफ FIR थी, उसको नहीं पता था, वो मुल्क से बाहर चला गया। या जब वो मुल्क से गया बाहर, उसके बाद उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। अब जब पर्चा दर्ज होता है, अब पुलिस को भी नहीं पता कि वो मुल्क से बाहर चला गया। अगर तो पुलिस से उसको पता चल जाए पुलिस को, तो फिर उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसको पता नहीं है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसको डिक्लेयर करते हैं? जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हो। फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ कब हो? जब उसको पता हो कि मेरे खिलाफ पर्चा है, और फिर वो जानबूझ के रूपोश हो। लिखा जाता है, जो रिपोर्ट उसकी 87-88 की, उसमें ये लिखा जाता है कि वो जानबूझ के रूपोश है। अब वो तो मुल्क से बाहर है, जानबूझ के कैसे हुआ? तो अगर शक्ल ऐसी है कि उसे पता था और इसके बावजूद वो बाहर भाग गया केस से, तो अब जब वो वापस आएगा, तो जब वो वही प्री अरेस्ट ट्रांजिटरी बेल अप्लाई करेगा, तो कोर्ट कहेगी कि भाई जब तुम बेल हुई थी तो तुम पाकिस्तान में थे। अब जो नवाज शरीफ को या इन सबको, जो बड़े लीडरों को हुई है, ये पाकिस्तान में नहीं थे, या इनको ये बड़े हाई प्रोफाइल के केसेस हैं। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है, अप्लाई तो वो कर सकते हैं। अदालत का बेल देना ना देना वो अदालत की स्वाबदीदी। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में था, उसने बेल भी कराई, प्री अरेस्ट बेल खारिज हो गई, और वो या इंटरम कराई और वो बाद में पेश नहीं हुआ और बाहर चला गया, तो अब जब वो बेल अप्लाई करेगा तो पिछले तो सारी बातें लिखेगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो नहीं करेगा। अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करेगा तो वैसे खारिज हो जाएगी इसी पॉइंट। अगर वो सब लिखेगा तो अदालत कहेगी कि तुम्हें पहले बेल मिली थी, तुम बेल का इल्म होने के बावजूद तुमने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, और तुम मुल्क से भाग गए, तो अब तुम किस बात की? तो आए पाकिस्तान, फिर वो आए, अदालत के सामने सरेंडर करे और फिर बेल अप्लाई करे। लेकिन वो ट्रांजिटरी बेल या प्रोटेक्टिव बेल उसको अप्लाई करनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस तरह ही कहता हूं कि भाई दुआ तो मांगो, कबूलियत तो अल्लाह के पास है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई रेमेडी है तो उसको लाजमी अवेल करो, ये सोच के कि यार अदालत है तो बहुत मुश्किल केस है, पता नहीं बेल मिलती है नहीं मिलती, तो हम बेल ही मूव ना करें, ये तो नहीं। बेल एक अच्छा वकील जब क्लाइंट आता है तो वो उसको समझाता है कि भाई केस तुम्हारा मुश्किल जरूर है, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जी समझो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तफ्तीश तब्दील रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिमांड स्टेज पे, सर जब फिजिकल रिमांड एक पर्सन का पुलिस लेती है और इंटेरोगेट करती है, सर उस दौरान सर अक्सर दोस्त जो है सर देखा गया सर वो बेल नहीं फाइल करते जब तक जो है वो जुडिशियल ना हो, यानी सर ये कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है। तो सर इसके लिए कोई ऐसा लॉ गिवन है बुक्स में, या फिर ये बस एक प्रैक्टिस चल रही है? हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे बेल से मुतालिक काफ़ी लेक्चर्स हैं, मेरे ख्याल 20-25 लेक्चर्स बेल से मुतालिक हैं, अगर वो सारे लेक्चर्स आपने देखे होते तो शायद आज आप ये सवाल ना करते, क्योंकि इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि ये गलत कंसेप्ट है कि लोग कहते हैं कि जी पहले बंदा जुडिशियल चला जाए, जेल चला जाए, फिर बेल मूव करेंगे। नहीं, जैसे ही आप गिरफ्तार होंगे आपका बेल का राइट शुरू हो जाएगा, उसके लिए जेल जाना लाजमी नहीं है, क्योंकि बेल दायर करेंगे अदालत नोटिस कर सकती है, नोटिस का भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, अदालत 1 घंटे का भी नोटिस दे सकती है, 5 मिनट का भी नोटिस देने का मतलब है सरकारी वकील को सुनना कि आए भाई ये बेल दायर हुई है, जवाब दें। तो वहां पर जो 497 में
वर्डिंग इस्तेमाल हुई है नोटिस टू द स्टेट, तो नोटिस का मतलब बेल उसको सुनना है, इट इज नॉट नोटिस टू द कंप्लेनेंट, नहीं। लेकिन वो कहते हैं, ये भी प्रेसिडेंट हैं, कि आप नोटिस एक दिन या सेम डे का नहीं कर सकते, लेकिन सेम डे का भी अदालत की सवाबदीद है, सेम डे का नोटिस करके बेल ले सकती है, सवाबदीद है ना उसकी। लेकिन असूलन वो एक दिन का टाइम देना चाहिए ताकि कंप्लेनेंट भी आके अपना दुखड़ा सुना सकें, अपनी मारूजात बता सकें, तो गिरफ्तारी के फौरन बाद बेल का राइट शुरू हो जाता है। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक एफआईआर दर्ज की हुई है, अब किसी पर्सन को ये खदशा है कि मुझे 161 के स्टेटमेंट में नॉमिनेट किया जाएगा, या मतलब कि उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको नॉमिनेट कर दिया गया है, कुछ कह रहे हैं आपको नॉमिनेट नहीं किया है मुद्दई पार्टी ने 161 के स्टेटमेंट में, तो अब उसके लिए क्या रेमेडी है? क्या वो भी बेल के लिए आ सकता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये इसके लिए हम कहते हैं कि प्री अरेस्ट बेल होम्योपैथिक टोटका है। आपको खदशा है, आपको ये एप्रीहेंशन है ना, आपको आप एप्रीहेंशन का मतलब लाजमी तो नहीं अपनी आंखों से आप देखें कि मेरी एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही। इसमें यह कहा जाता है, ये किया जाता है कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि मुझे फलां केस फलां थाने की एफआईआर जो ना मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, अब तो बहुत कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, आप उस थाने के मुहर्रिर को कहें कि यार वो पूछ सकते हैं कि मेरे खिलाफ को केस तो दर्ज नहीं होगी, आप अपने किसी बंदे को भेज सकते हैं कि यार जरा चेक करो मेरा नाम तो नहीं किसी एफआईआर में। आप ऑनलाइन एफआईआर निकलवा के, और एक दिन में कितनी एफआईआर होंगी, फिर आपको देखना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कि मेरा किसी ने। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिला और आपको खुरा नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी शक है कि यार मैंने पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर आप अब कौन सी एप्रीहेंशन देंगे? किसी तो एफआईआर का हवाला देंगे ना। तो आपको इतना तो पता होगा कि यार फला बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है, मेरा नाम नहीं है, लेकिन पुलिस मुझे किसी भी तरह इसमें मुलजिम बना देगी, फिर आप उस केस का हवाला देंगे और उसमें अपनी तमाम ग्राउंड्स लिखेंगे कि एफआईआर में मेरा नाम नहीं, लेकिन पुलिस मुलजमान से रिश्तेदारी की वजह से या मुलजमान से दोस्ती की वजह से या किसी भी ताल्लुक की वजह से मुझे भी बीच में मुलविस करके गिरफ्तार करना चाहती है। इंटरम बेल दे देगी, अगली डेट पे पुलिस आएगी, रिकॉर्ड देगी और कहेगी कि जी असी तेनों गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते, इन्हें तो खामखा बेल करा ली। तो वहां पर कुछ वकील ये बादशाही करते हैं, अदालत कहती भी आपको तो गिरफ्तार नहीं करना चाहते, आप वापस लें बेल, वो सिंपली वापस ले लेते हैं। नहीं, समझदार वकील का काम ये है, वो कहेंगे जी इसका बयान लिखें तफ्तीशी का, और सरकारी वकील साहब का भी बयान लिखें कि मैं केस में मुलविस नहीं हूं, इसलिए पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहती, ठीक है, मेरी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, तो ये लिख के फिर हम वापस ले लेते हैं। फिर तो अदालत भी डिस्पोज ऑफ कर सकती है कि भी केस में मतलूब ही नहीं है, तो प्री अरेस्ट बेल अगर विड्रॉ कर ली मुलजिम ने तो विड्रॉल का लिखेगा, डिस्पोज ऑफ लिखेगा, और या वो लिखेगा खुद से लिख देगा कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी मतलूब ना है, इसलिए बिल पिटीशन डिस्पोज ऑफ। हाँ, यहाँ पर एक और अहम बात बताऊं, यहाँ पर अक्सर अदालतें ये लिख देती हैं डिसमिस एज विड्रॉन। जब ऐसी सूरत हो तो आप डिसमिस का लफ्ज ना लिखवाएं, डिस्पोज ऑफ एज विड्रॉन, क्योंकि मेरिट पे बहस नहीं हुई है, तो डिस्पोज ऑफ के साथ डिसमिस का लफ्ज, मतलब डिसमिसल का लफ्ज विड्रॉल के साथ ना लिखना। अगर नॉन प्रोसिक्यूशन में होती है फिर तो डिसमिस अदालत कर रही है, लेकिन आप अगर खुद वापस ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। जी सर, मेरा इसी में दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने मतलब मुख्तलिफ वकला के मुंह से मुख्तलिफ बातें सुनी है, उसमें कुछ ये कहते हैं कि जब हम अदालत में बेल कंटेस्ट करते हैं और समझते हैं कि जो अदालत है हमें बेल ग्रांट नहीं करेगी, तो हम बेल विड्रा कर दें। एक विड्रा वकील साहब बजाते खुद कर दें कि मैं बेल ये विड्रा कर रहा हूँ, और दूसरा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बेल विड्रा कर दें। तो उसमें कहते हैं कि अगर हम विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बेल विड्रा करते हैं तो फिर हम उन्हीं ग्राउंड पे बेल सेम अदालत में दायर कर सकते हैं।
अगर हम विदाउट परमिशन बेल विड्रा करते हैं तो हम उसी ग्राउंड पे उसी अदालत में बेल नहीं, तो इसका क्या है? नहीं, विद द परमिशन ऑफ बेल विड्रॉ नहीं होती, कोर्ट की परमिशन है, वो सिविल अदालतों के लिए होता है। जब आपको सिविल केस या कोई सिविल एप्लीकेशन सिविल कोर्ट्स में विड्रॉ करते हैं तो फिर अदालत की इजाज़त लेनी पड़ती है नया दावा दायर करने के लिए। यहाँ अदालत क्यों कहेगी भाई कि आप वापस ले लो फिर कर लेना, ये कोई मजाक थोड़ी है। फौजदारी रेमेडी में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप बगैर बहस किए बेल वापस ले रहे हैं आफ्टर अरेस्ट बेल, तो फिर तो आप नई बेल दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री अरेस्ट बेल वापस ले रहे हैं तो फिर वजह बताएंगे। वहां अदालत प्री अरेस्ट बेल में कभी नहीं इजाजत देती कि जी फिलहाल आप वापस ले लो, नहीं, आप बयान देते हो कि जी फिलहाल में इस वजह से प्री अरेस्ट बेल वापस ले रहा हूं कि मुझे गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। भाई नहीं है तो पुलिस खड़ी है सामने ना, पुलिस कहे ना कि जी हमें गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। मुलजिम के कहने पे आप विड्रॉ करोगे तो बाद में फिर जस्टिफिकेशन दोगे कि दूसरी बेल क्यों दायर कर रहे हो, ठीक है ना। सिंपली ये नहीं कि मुलजिम के वकील ने बयान दे दिया कि ये हमें गिरफ्तारी का खतरा नहीं, और भाई पुलिस का भी तो बयान करवाओ। पुलिस खड़ी है, वो कहती है नहीं जी हमने तो गिरफ्तार करना है, तो फिर आप विड्रॉ करोगे ना। तो अगर विड्रॉ कर ली है तो नेक्स्ट टाइम दायर करोगे तो फिर वजह बताओगे ना कि पहले क्यों विड्रॉ की, केस तो वही है, ठीक है। तो प्री अरेस्ट की विड्रॉल के अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आफ्टर अरेस्ट की विड्रॉल के दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आपने आफ्टर आर्गुइंग बेल वापस की है तो फिर नए ग्राउंड पे बेल दायर करेंगे, नए पुरानों पे नहीं। अगर आपने आफ्टर अरेस्ट बेल बगैर बहस किए वापस ली है तो फिर आप दोबारा उन्हीं ग्राउंड्स पे बेल दायर कर सकते, ठीक। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही एफआईआर में जो मुस्तगीज है वही बाद में तफ्तीशी हो? नहीं, मुस्तगीज कभी तफ्तीशी नहीं हो सकता। कुछ केसेस में ऐसे होता है जैसे एफआईआर जो है वो कोई भी मुद्दई नहीं बना तो पुलिस मुद्दई बन गई, तो अब वो जो पुलिस अफसर मुद्दई बना है ना वो तफ्तीश नहीं कर सकता, वो तफ्तीश नहीं, तफ्तीशी नहीं होता वो, नहीं नहीं, वो तफ्तीशी वो बुरा नाम तफ्तीशी, लेकिन पहले होता था, जजमेंट पुरानी होती थी कि वो जो है वो बरामदगी भी वही करता था, इस्तगासा भी वही देता था, तफ्तीश भी वही करता था। ये शुरू में जब 9C और ये जो अपना इम्तनाए मनशियात आया था उस वक्त था, लेकिन उसके बाद से फिर अदालतों ने जब होल्ड किया कि वो तफ्तीशी नहीं हो सकता, तो फिर जो है वो कंप्लेनेंट जो होता है ना वो इस्तगासा लिखता है, बरामदगियां बनाता है। यहाँ पर अब एक आपने सवाल कर दिया तो सुन ले, वो फरदात नहीं बना सकता। उसने मुलजिम को पकड़ा, मुलजिम से नारकोटिक बरामद हुई, उससे उसको कब्जे में ले ली। फरदात बनाना, गवाहों के दस्तखत कराना, ये तफ्तीशी का काम है, ये उस कंप्लेनेंट का काम नहीं है। वो क्या करता है, एक मजाक बना हुआ है कि वो फरदात भी उसने बनाई है, गवाहों के दस्तखत भी उसने किए हैं, और तफ्तीशी आता है वो सिर्फ नक्शा मौका बनाता है कि जी इस जगह पे मुलजिम से बरामद हुआ है और 161 के बयान लिखता है। उसने तफ्तीश क्या की? ये जो फरदात बनाना, कब्जे में लेना है और उसके गवाहों के दस्तखत कराना है, ये तफ्तीशी का काम है, लेकिन नहीं करवाते। लेकिन जो मुकदमे का तफ्तीश कंप्लेनेंट हो वो उस मुकदमे की तफ्तीश नहीं कर सकता, क्यों कि वो गवाह का स्टेटस है उसका। तफ्तीशी मस्ट बी इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।